नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल। आप जानते हैं यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, वैश्वीकरण की भारतीय समाज पर असर। इस बारे में यूपीएससी फैकल्टी भाई प्रतीक नायक ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो बनाया था और कल यस्टरडे द हिंदू में उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था कोरोना की ग्लोबलाइजेशन पे असर। और साथ ही साथ ये अभी जो लेटेस्ट यूपीएससी मेंस परीक्षा हुई उसमें भी आपने देखा कोरोना और ग्लोबलाइजेशन और इन सब मसलों पर अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए भाई प्रतीक नायक ने अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर एक फ्री लेक्चर का आयोजन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप फ्री अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। खैर मेन मुद्दे पर अब आते हैं कि आज 12 जनवरी मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया कि अगर आप किसानों की प्रोटेस्ट हल नहीं कर पाएंगे तो हम इस कानून पर स्टे यानी स्थगन करेंगे और एक पैनल के द्वारा इसकी चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से अगर कोई कानून अपने संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करवा सकती है कि ये अल्ट्रा वायर्स है। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के लिए सरकार कानून लेकर आई थी तो उसको हटा ही दिया था। हालांकि कुछ केस में जब तक सुनवाई जारी रहती है तब तक टेम्पररीली वो कानून को स्थगित किया जाता है यानी स्टे ऑर्डर। लेकिन ऐसा बहुत कम बारी हुआ है। जैसे एक बार वो सिगरेट टोबैको रेगुलेशन एक्ट, वो उस पर चेतावनी लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए और कुछ मसले चल रहे थे, तब उस कानून पर कुछ स्टे ऑर्डर दिया था। उसके बाद भी बहुत बार अलग अलग पिटीशन हुई कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को आप स्टे करिए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में कुछ संशोधन हुए उसको स्टे करिए, आधार कार्ड के कानून को स्टे करिए। लेकिन बहुत ही रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करता है। तो इस बार कुछ होगा कि नहीं देखने का विषय। लेकिन अभी तो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री के रूप में, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। इसके अलावा पर्सन्स इन न्यूज़ में एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक भारतीय सबसे लंबी फ़्लाइट 17 आवर्स की उड़ाई है। साइंटिस्ट वेंकटा रामन रामकृष्णन, जिनको 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि ये अभी कोरोना वैक्सीन को जितना जल्दी जल्दी अप्रूवल दिया जा रहा है लेकिन उसका उतना क्लिनिकल रिपोर्ट का डेटा ठीक से आया नहीं, तो ये सब चिंता के विषय। लेकिन अभी ये सब ट्रांजिशनल चीज़ें हैं तो बहुत दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा सीधा ही जंप करके हम देखें पेज 8 कॉलम पे, कोरोना वैक्सीन भारत में दिए जाएंगे उसका ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल से पता चला कि सब बेनिफिशियरियों का एक ऑनलाइन ऐप और पोर्टल है कोविन, CO-WI विन। तो इस पोर्टल पे उसके गांव का नाम दिखाना चाहिए, वो लाभार्थी का नाम दिखाना चाहिए। तो कई छोटे छोटे गांव का तो कुछ उसमें जिक्र ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो किसी विलेजर को इंजेक्शन लेने के बाद कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट होती है तो वो उसको कैसे रिपोर्ट करेगा, कैसे हम ट्रैक करेंगे। और आप जानते हैं ये कोरोना वैक्सीन के 2 शॉट लेने पड़ते हैं, तो दूसरी बार उसको जब शॉट देना है तो कौन सी तारीख को देना है वो सब ट्रैक रखना मुश्किल, क्योंकि सभी का डेटा ये कोविन ऐप और पोर्टल में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये पहली समस्या। और दूसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी तो रोज़ 100 लोगों को इंजेक्शन देने हैं, तो वहाँ पर जो भी नर्स, डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ है उनका पूरा फोकस उसी पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में रह जाएगा। तो बाकी जो काम होने चाहिए, पोलियो वैक्सीनेशन, चाइल्ड डिलीवरीज, टीबी और HIV पेशेंट्स को दवाई देना और उनके रूटीन चेकअप, वो सब शायद अच्छे से नहीं हो पाए। तो ये सब चिंता के विषय। फिर वापस हम लोग पेज 1 पे आएँ। बाकी वही किसान, कोरोना, क्रिकेट मैच, बर्ड फ्लू की सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है, काम की नहीं। पेज 2 पे चले, अनुसंधान देख लिया। अब जानते हैं पार्लियामेंट का नया भवन बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अब उसमें रोज़ाना बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आएंगे, बहुत सारे विजिटर्स मुलाकात के लिए आएंगे। तो ओवरग्राउंड रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो जाए इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुछ अंडरग्राउंड पीपल मूवर ट्रांजिट सिस्टम भी बनाई जाएगी। जैसा वो बड़े बड़े डिज्नी पार्क वगैरह में होता है कि गोल्फ कार्ट होते हैं, अलग से छोटी ट्रेन होती है जिसमें सारे विजिटर्स को बिठाकर वो अंदर पार्क तक ले जाते हैं उसे, ऐसा कुछ इधर किया जाएगा। लेकिन ये सब अपने लिए काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 3 स्टेट समाचार में आज कुछ जाने लायक नहीं। पेज 4 पे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात रेडियो शो में एक बार कहा था कि भारत में खिलौना उद्योग, टॉय इंडस्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। तो उसको देखते हुए फरवरी महीने में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री नेशनल टॉय फेयर, राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन करने वाली है।
हालांकि वो स्टेज वाइज होगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और वहाँ जिनके बेस्ट टॉय पसंद हो जाएं उसको फिर नेशनल लेवल पर दिखाएंगे। अब नेशनल लेवल पर कौन सी लोकेशन पे ये होने वाला है, ये सब अभी आर्टिकल में है नहीं। खैर, ये तो अभी ट्रांजिशनल चीज़ है, जब असल में टॉय फेयर हो जाए फिर हम कुछ देखेंगे उसमें क्या जानने लायक था। फिर पेज 5 पर बड़े विज्ञापन काम के नहीं, पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 7 पर भी विज्ञापन काम का नहीं, पेज 8 पर कॉलम्स, लेफ्ट साइड के छोटे कॉलम में एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो कोरोना की कोविन एप्लीकेशन, उसमें क्या चैलेंजेस हैं। दूसरा, याद करो वो सिडनी क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने 10 मिनट खेलने से इनकार कर दिया कि जो रेशियल अब्यूज़ कर रहे हैं वो क्राउड को पुलिस पहले हटाए। तो यहाँ पर कि उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड ने और सख्ती दिखानी चाहिए, पुलिस ने और सख्ती दिखानी चाहिए, खिलाड़ियों ने खुद भी एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि जब अगर भारत के खिलाड़ी ये फरियाद करते हैं तो 2008 में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एंड्रू साइमंड को भी ऐसी कुछ रेशियल गालियां दी थी, तो हम भी बहुत कुछ ज़्यादा दूध के दूल्हे नहीं है, ऐसा सब ये लिखा है। खैर, एक हद से ज़्यादा ये सब पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं। फिर याद करो वो कांग्रेस के नेता, गुजरात के फॉर्मर सीएम माधव सिंह सोलंकी का देहांत, तो उसकी श्रद्धांजलि कॉलम की कैसे उन्होंने खाम समीकरण यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय की वोट बैंक की मदद से कांग्रेस को जितवाया था वगैरह। लेकिन एग्ज़ाम के लिए अब वो सब कुछ काम का नहीं। पेज 8 पर बड़े कॉलम, एक है कू के बारे में, COUP। ये कू का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी रूप से हिंसा द्वारा सत्ता को हड़प लेना। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन ए मिलिट्री का सपोर्ट होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान में मुशर्रफ और लीबिया में गद्दाफी ने किया था, या ऑप्शन बी आपके पास भीड़ का समर्थन होना चाहिए, मॉब सपोर्ट, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले कोशिश की लेकिन असफल रहे। तीसरा, कि अगर इंस्टीट्यूशनल डीके हो जाए, दूसरी संस्थानें खुद कमज़ोर हो जाएं, जैसे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, ऑपोजिशन पार्टी, ये सब लोग कमज़ोर हो जाए तो भी आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी, वो राष्ट्रीय आपातकाल 70s के ज़माने में लगाया था, और फिर उन्होंने गैरकानूनी रूप से चुनाव को स्थगित करके लंबे समय तक पावर में रहने की कोशिश की, तो वो भी एक प्रकार से कू ही था, ऐसा यहाँ कॉलम में बताया गया है। लेकिन खैर, ये तो अब पुरानी बात है, इंदिरा गांधी ने क्या किया था वगैरह। आजकल आप पाएंगे ये यूपीएससी ने जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 1 में होशियारी मारने के चक्कर में एक सिलेबस में टॉपिक रखा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन कई सालों से उसमें कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, तो फिर वो सिलेबस में रखा ही क्यों है टॉपिक। आगे बढ़ो। 504 टाइम या 505 टाइम, अब तो मैं भी गिनती भूल गया, जब भी इंडियन एक्सप्रेस के पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब कुछ बार वो मोनोटोनस नहीं हो जाए तो उसको वो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं, इस बार आशा वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। लेकिन ये भी कॉलम बहुत बार रिपीट हो चुके हैं कि आंगनवाड़ी आशा वर्कर यानी एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, असल में क्या महिलाओं को स्वयंसेवी के रूप में रखा जाता है, और फिर केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएं हो, जैसे वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो सब में ये महिलाएं लाभार्थियों को लेकर आएंगी, और वो जितने लाभार्थी बेनिफिशियरी को लेके आएंगी उस हिसाब से उसको कमीशन मिलता है, जो सर्विस फीस या जो भी उसे नाम दिया जाए। तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन इस प्रकार के टारगेट अचीव करने पर और पैसा मिलता है। तो पूरी कॉलम में कि उनको क्या समस्याएं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, और स्वयं सेवा की भावना से ही अगर आप काम करवाएंगे तो एक हद से ज़्यादा कोई पूरा दिन उसी में लगा नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि ये भी फैमिली हेल्थ सर्वे की तरह कई बार रिपीट हो चुका है, और आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में ही ऐसा रिपीटेशन होता है। द हिंदू के भी अपने ऐसे ही कुछ फेवरेट टॉपिक हैं कि कुछ भी उनको लिखने के लिए नहीं हो तो मनरेगा स्कीम में क्या रिफॉर्म लेना चाहिए, या ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फलाना जो अग्रीमेंट है उसके फलाने सब सेक्शन में क्या दिक्कत है, उसी की वो रिपीट कॉलम लिखते रहते हैं। एक बार समझ लो, आगे बढ़ो। पेज 9 में भी ऐसी एक रिपीट कॉलम, लेट द हाउस मीट। अब जानते हैं कोरोना के चलते संसद में और राज्य की विधानसभाओं में नियमित रूप से सेशन नहीं हो रहे, सेशन होते भी हैं तो क्वेश्चन आवर नहीं करते, या करते हैं तो 2-3 सवाल लेके उड़ा देते हैं। तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है वैक्सीन आ जाएगा और फिर सब सही हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की जितनी आबादी है सबको वैक्सीन देते देते 3 साल तो लग जाएंगे, पूरी दुनिया को वैक्सीन देते हुए। तो भारत और विश्व सभी जगह पर नियमित रूप से विधायिका में सेशन हो, क्वेश्चन आवर हो, ये सब ज़रूरी है, उसकी सब कॉमेंट्री। लेकिन इसमें ऐसा नया कुछ नहीं जो हम पहले नहीं जानते। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है सी राजा मोहन, इंटरनेशनल रिलेशन। इस बार उन्होंने टॉपिक लिया है नेशनल सॉवेरेनिटी,
मतलब देश की राष्ट्रीय संप्रभुता, और सामने फॉरेन इंटरवेंशन यानी विदेशी दखल। सामान्य रूप से सभी देशों ने दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कि हमारी जो लोकल सिख वोट बैंक है वो राजी रहे, इसलिए भारत का किसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है उस पर मैं सहानुभूति दिखाता हूँ, तो ये हुआ फॉरेन इंटरवेंशन। दूसरा, अमेरिका, उसने कोरियन वॉर में, वियतनाम वॉर में, अफ़गानिस्तान में, इराक में हर जगह इंटरवेंशन किए। उसी तरह रशिया ने भी अफ़गानिस्तान और क्रीमिया में ज़मीन हड़पने के लिए कुछ इंटरवेंशन किए। चाइना भी नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, मालदीव, वियतनाम, उनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। भारत ने भी ईस्ट पाकिस्तान को मुक्ति दिलाने के लिए फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, वो 1971 का वॉर। श्रीलंका, वहाँ पर एलटीटी उग्रवाद के खिलाफ वो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी। तो सभी बड़े देश वो वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे आंतरिक मसलों में कोई दखल न दे, लेकिन वो खुद दूसरों के मामलों में दखल देने चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी चल रही है, सभी देश में ये कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन सामान्य रूप से पाया गया है कि ऐसे जो भी दखल हम देते हैं उससे फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में दखल दिया, अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन का जन्म, जो अमेरिका में 9/11 का हमला, भारत का ये IPKF और अल्टीमेटली राजीव गांधी की हत्या। लेकिन फिर भी कई बार देश ने अपने पड़ोसियों के मामलों में दखल क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उनकी लोकल डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी, उसकी वोट बैंक भी जुड़ी हुई होती है। चाहे भारत में हम श्रीलंका के मामलों में क्यों हमें बोलना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर सिंहालीस मेजॉरिटी के सामने तमिल समाज अल्पसंख्यक है, और सामने अपने ही तमिलनाडु में तमिल पीपल का हमें वोट अगर चाहिए तो हमने दिखाना पड़ता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उन्होंने श्रीलंका के बारे में बोलना पड़ता है। उसी तरह कनाडा में सिख वोट बैंक के लिए बोलना ज़रूरी। लेकिन फिर भी भारत ने हर छोटी बड़ी इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो अपने आसपास के देशों में हो रही है, वहाँ हर बार इंटरवीन भी नहीं करना चाहिए और हर बार उससे अलग भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाएं तो चीन तो ऐसा करेगा नहीं, और फिर चीन नेपाल और श्रीलंका को अपनी गोद में बिठा ले तो वो भी भारत के हक में नहीं। तो इसके लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी वैसे तो चाहिए, लेकिन बनाना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पर पॉलिटिकल साइंस की थियरी कुछ एक बात कहती है, लेकिन रियल लाइफ के पॉलिटिकल कंपल्जन कि हमें तमिल वोट बैंक को खुश रखना है वगैरह, इसके चलते प्रॉब्लम आते हैं। हालांकि अल्टीमेटली भारत देश ने अपने सभी पड़ोसियों के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट, इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी के साथ इन मसलों को हल करना चाहिए। तो ये सब आप पढ़िए ताकि आपका इंग्लिश बेटर हो और आप चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाएँ, आपको आसानी से समझ में आए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि नेपाल चाइना की गोद में बैठ गया, लेकिन जब असल में लिखना है तो आपकी भाषा एकदम ऑफिसर लाइक होनी चाहिए। तो वो कैसे डेवलप करेंगे भाई? वो असल में जो कॉलम है उसे पढ़े, नहीं कि उसकी समरी। पेज 9 में तीसरा कॉलम किसानों के बारे में, लेकिन उसमें कुछ नई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 10, इंटरनेशनल रिलेशन के बाद डिफेंस। डिफेंस से जुड़ा एक समाचार, भारतीय नेवी नौसेना द्वारा 2 एक्सरसाइज हो रही है। पहला है सी विजिल, जहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में सब उनकी मॉक ड्रिल और एक्सरसाइज होगी, और दूसरा है ट्रोपैक्स यानी थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जो 2-2 साल पर वो करते हैं। तो नॉन IAS एग्जाम पर्टिकुलरली CDS और CAPF में ऐसी कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज आई, रूटीनली वो MCQ निकालते हैं। ये तो पूरी लिस्ट आपने एक बार में तैयार करनी है। आंध्र प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, उन्होंने पंचायत के चुनाव करते हैं ना ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट में विरोध किया कि कोरोना के चलते उसमें प्रॉब्लम्स है। अल्टीमेटली आंध्र हाई कोर्ट ने कहा कि अभी पंचायत चुनाव को स्थगित रखें आप। फिर एथिक्स के बारे में 2 समाचार, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी GRE एग्ज़ाम, जिसकी मदद से आप अमेरिका और कनाडा की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन करती है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, ऐसी अमेरिका की एक संस्था। उन्होंने भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री को कंप्लेन की है कि कोरोना के चलते हमने घर से ही बच्चे ये एग्ज़ाम दे सके ऐसी व्यवस्था की थी। सिस्टम ऐसा था कि विद्यार्थी ने एग्ज़ाम शुरू होते ही अपने कंप्यूटर में लॉगिन करे और वेबकैम को पूरे रूम में घुमाकर दिखा दे कि मेरे अलावा इस रूम में और कोई नहीं है, और इधर चोरी का कोई पोस्टर लगाया नहीं गया है। और बीच बीच में भी जो एग्ज़ाम का इन्विजिलेटर होता है वो उसको कहेगा कि तुम पूरा वेबकैम पूरे रूम में दिखा के मुझे बताओ कि कोई नहीं आसपास। तो ऐसी सिस्टम तो है, लेकिन पाया गया कि असल में कुछ लोग बीच बीच में झुक के या कहीं से पेपर उसको दे देते हैं और वो चोरी करता है, और ऐसी चोरी करवाने के 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं वगैरह। तो जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, लर्निंग, तो एक हद से ज़्यादा मतलब रियल एग्ज़ाम लेनी है तो फेस टू फेस लेना ही ज़रूरी बनता है।
सो दैट इज़ वन। मतलब कुल मिलाकर तो बात तो एक ही सेंटेंस में हमने एथिक्स में लिखनी है कि ई लर्निंग वैसे उपयोगी है, दूर दूर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी एक चुनौती कि उसकी एग्ज़ाम करवाना, उसमें चीटिंग। दूसरे समाचार, इट इज़ रिलेटेड टू सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। आपको कोई सरकारी नौकरी या कोई ये सरकारी कमीशन में सदस्य बनना है तो कैसे बन सकते हैं? अमेरिका और फ्रांस में एक ज़माने में था सेल और ऑक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिस। आपको पोस्ट मास्टर जनरल बनना है या ट्रेजरी सेक्रेटरी बनना है तो उसकी नीलामी लगाई जाती थी। फ्रांस में आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो उसकी भी नीलामी लगाई जाती थी। मतलब फॉर्मली, औपचारिक रूप से कि आप पैसा जो ज़्यादा देगा उसको सरकार वो अधिकार पत्र कि आप ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब से। इंग्लैंड में इनहेरिटेंस सिस्टम था, मतलब विरासत में आपको सब मिल जाता। जो ड्यूक है उसका बेटा ड्यूक बन जाए, जो उसकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो उनकी राज्यसभा, उसमें भी ऐसे जो पहले था वो बाप मर गया तो बेटे को बिठा देते थे। आज की तारीख में भी अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम या पेट्रोनेज सिस्टम है। स्पॉइल्स मतलब युद्ध के बाद जो पार्टी जीत जाए वो सारा खजाना हारी हुई पार्टी का लूट ले। उसी तरह हर चुनाव के बाद अमेरिका की केंद्र सरकार में जितने सीनियर सिविल सर्वेंट होंगे, सपोज उनके जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, जैसे हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर होते हैं, वहाँ पर उनके जो सीनियर सिविल सर्वेंट होंगे उनको हटाकर जो पार्टी जीत गई, डेमोक्रेट या रिपब्लिक, वो अपने लोगों को बिठा देता है। प्राइवेट सेक्टर से या जहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो जो भी, उसको बिठा सकते हैं। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? मित्रों, इस वर्ष 2 बड़े इल्ज़ाम लगे हैं। पहला, एक शूटर निशानेबाज वर्तिका सिंह, उन्होंने कंप्लेन की है कि मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने उनसे पैसे मांगे कि मुझे इतने 25 लाख वगैरह दो तो मैं तुम्हें नेशनल वुमेन कमीशन का सदस्य बनाऊंगी, और उसका कोर्ट में कुछ सुनवाई होने वाली है। दूसरा, बेंगलोर में एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, उसने किसी रिटायर्ड जज को कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए और मेरी सब पॉलिटिशियंस के साथ सांठगांठ है, मैं आपको कोई बड़ी ऊंची कमीशन कमेटी का सदस्य बना दूंगा। लेकिन फिर उसने ऐसा किया नहीं या कर नहीं पाया तो उसके खिलाफ ये रिटायर्ड जज ने पुलिस में फरियाद की है। खैर, तो ये इंडिविजुअल केस हमारे लिए काम के नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ में जाता है। हमने इसमें से सबक क्या लिखना है कि अगर इस तरफ पैसा खिलवाकर या पैसा लेकर पब्लिक ऑफिस में लोगों को बिठाया जाए तो फिर ये अपेक्षा करना मुश्किल है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, वो निष्पक्ष होकर इम्पार्शियल मैनर में काम करेंगे। सो मोर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड। तो एथिक्स में जब पूछा जाए और कुछ हमारे पास लिखने को नहीं हो तो ये सब ऐसी बोल बच्चन। इसके अलावा पेज 10 पर वही सब कांग्रेस, बीजेपी, असम, टाडा कोर्ट में यासीन मलिक सब चल रहा है, कुछ काम का नहीं। पेज 11, याद करो वो एक काउ साइंस एग्ज़ाम फरवरी 25 को होने वाली है, गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा। उसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने वो 54 पेज का रेफरेंस मटेरियल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था कि कैसे रशिया और भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पे भी गोबर लेपा जाता है ताकि वो उसके न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर नहीं निकले वगैरह। खैर, उस पर जो जितना सोशल मीडिया में हंगामा और मीम्स बन रहे थे तो उन्होंने वो मटेरियल ही अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। फिर पशुओं की बात की है तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट। उसमें कुछ था कि अगर व्यक्ति आरोपी पाया जाए, आरोप सिद्ध हो जाए, उसके बाद उसका जानवर जब्त किया जाता था। लेकिन सरकार के कुछ ऐसे नियम बन गए थे कि भले केस चल रहा हो फिर भी जानवर जब्त कर लेते थे, तो वो किसान को प्रॉब्लम आती थी। तो उसकी जो केस चली उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री अभी काम की नहीं। बाकी तो सब स्टेट स्पेसिफिक तू में ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, रजनीकांत, आपके एमएलए पर स्याही फेंकी गई वगैरह, कुछ काम का नहीं। पेज 12, मनरेगा के समाचार की कोरोना के चलते लोग गांव में वापस चले गए तो बहुत ज़्यादा काम मांग रहे हैं और कुछ 10 करोड़ लोगों ने काम मांगा वगैरह। लेकिन वो कुछ उसमें बहुत बड़ी बात होगी तो इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, हम देख लेंगे। पर्यावरण में एक काम के समाचार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना। उसमें अलग अलग 4 किस्म के प्रोटेक्टेड एरिया हैं। आरक्षित विस्तार, पहला 101 नेशनल पार्क, दूसरा 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा 86 कंजर्वेशन रिजर्व्स और चौथा 163 कम्युनिटी रिजर्व। कुल मिलाकर भारत देश का करीब 5% भौगोलिक विस्तार इन्होंने कवर किया है। और इनका प्रशासन कितना बेहतर चल रहा है उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE रिपोर्ट जारी किया। तो पता चला बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट है। और मोस्ट बोगस पथेटिक कहाँ पर है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य या कौन सा देश सबसे ज़्यादा पथेटिक बोगस है, ऐसा MCQ में UPSC कम ही पूछते हैं क्योंकि वो किसी को जलील नहीं करना चाहते। इसलिए मतलब
सबसे नीचे कौन सा है ह्यूमन डेवलपमेंट में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है या सोमालिया या रवांडा या इधर कौन सा है, उत्तर प्रदेश या बिहार या कुछ, वो हमने तैयार करने की जरूरत है। बेस्ट टॉप 5 कौन से हैं और भारत का कितना रैंक चल रहा है, उतना हमारा ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ो। इसके अलावा पेज 12 पे भी वही सब पॉलिटिकल को टाइप ऑफ थिंग जो बहुत काम की नहीं। फिर हम चले पेज 13। कुछ दिनों पहले याद करो, ये राजा मोहन ने एक कॉलम लिखा था कि कैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत वापस से नॉन परमानेंट मेंबर अस्थायी सदस्य बन रहा है, तो उसमें हमारे आगे क्या काम होने चाहिए, उसी के बारे में बड़ी सी एक्सप्लेन सीरीज़ कि वहाँ कैसे चाइना बदमाशी करता है और पहले 1950, 67 वगैरह वर्षों में जब हम थे तो हमने क्या बड़े काम किए थे। तो वापस से आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, वरना जानने लायक तो कुछ इसमें नई चीज़ नहीं। बाकी की जो एक्सप्लेन सीरीज़ है कि कैसे सांस लेने से कोरोना क्या वायरस का कितना डेंजर है, या ये बड़े बड़े लग्जरी शिप, क्योंकि कोरोना के चलते टूरिज़्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो अलंग में डिसमेंटल होने कैसे आते हैं, लेकिन ये तो स्वयं स्पष्ट चीज़ है। आगे बढ़ो। पेज 14 विश्व समाचार में कुछ काम का नहीं, वही सब। ट्रंप का इम्पीचमेंट, नेपाल में धमाल जारी है। पोप ने कहा कि महिलाएं चर्च के मास में वो उनके धार्मिक पुस्तकों का पठन तो कर सकती है, दे कैन रीड एट द मास, लेकिन उनको प्रीस्ट नहीं बना सकते वगैरह। फिर अपने लिए ये चीज़ें इतनी काम की नहीं, बाकी सब वही उनकी इंटरनेशनल लेवल की तू मैं चल रही है। पेज 15 इकोनॉमी में भी आज कुछ काम का नहीं। आरबीआई का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसमें यह कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगी, भाई वो तो कॉमन सेंस की बात है, कोरोना के चलते बढ़ेगी। अमित शाह ने कोल माइनिंग, कोयला खनन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया कि जिसकी मदद से मतलब जो कोल माइन की नीलामी करनी है और उसकी जो भी दूसरे क्लियरेंस लेने कर सकते हैं। हालांकि एक आर्टिकल देखते हुए इसका कोई जोरदार नाम दीनदयाल राजीव गांधी ऐसा नहीं रखा पोर्टल का, तो अभी कुछ काम का दिखता नहीं। कोरोना के चलते भारत सरकार ने तय किया है कि इस बार बजट के डॉक्यूमेंट छापे नहीं जाएंगे, उसका सीधा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन PDF फाइल बनाकर ही सबको दे देंगे ताकि वायरस का स्प्रेड कम हो। शेयर मार्केट ऊपर गया, कार के सेल नीचे गए, भारत अमेरिका की ट्रेड डील के बारे में कुछ चिंताएं, लेकिन ये सब कुछ ट्रांजिशनल चीज़ें, कुछ परमानेंट फिक्स देखने लायक अभी बना नहीं। चीन की सरकार जैक मा का एक तो अलीबाबा ग्रुप है, दूसरा एंट ग्रुप है जो पेटीएम टाइप की ऐप्स चलाता है, उसके पास बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा है कि किस आदमी ने कितना पैसा लोन में लिया, वापस किया। तो चीन सरकार ने अलीबाबा के मालिक ये जैक मा और ऐसी दूसरी और कंपनियां टेंसेंट, जेडी वगैरह, उनको कहा है कि आपने कस्टमर को जितने लोन दिए हैं उसका सारा डेटा हमको शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है, और उसकी मदद से हम ये कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कर्ज लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसको धांधली को हम रोक सके। तो उसकी सब कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अभी ये सब ट्रांजिशनल चीज़ें काम की नहीं। पेज 16 स्पोर्ट्स में वही सब सिडनी क्रिकेट और डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब की इंटरनेशनल टूर्नामेंट से सदस्यता रद्द हो गई वगैरह, लेकिन ये कुछ काम का नहीं। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर।